हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म कर देंगे क्विकली आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। क्विकली कंफर्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को। आज का हमारा ये डिस्कशन प्रीवियस सेशन से इन कंटिन्यूएशन है। प्रीवियस सेशन में हम गार्निशी ऑर्डर को डिस्कस कर रहे थे, जिसके कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो लेसन को अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया तो उसको ज़रूर वॉच कर लें, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा ये बेस बिल्डिंग क्लास है और यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चंस दोनों को ही डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि आपका बेस एकदम स्ट्रांग हो और फिर पेपर में जैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आसानी से आप उन क्वेश्चंस को हैंडल कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन गार्निशी ऑर्डर के ऊपर आगे। सो गार्निशी ऑर्डर एंड जॉइंट अकाउंट्स। When garnishi is in single name and customer's account is in joint names, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का हो सकता है, टू ब्रदर्स हो गए, मदर एंड डॉटर और टू फ्रेंड्स, with the operational clause either or survivor, the money lying in such account cannot be attached. So अगर एक नॉर्मल जॉइंट ऑपरेट है अकाउंट है, ए एंड बी इनका नॉर्मल जॉइंट अकाउंट है, तो उसमें भी ये ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं बनेगा। और इस अकाउंट में अगर ऑपरेशन आइदर सर्वाइवर है तो उस केस में भी ये ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं बनेगा। लेकिन इस अकाउंट के अंदर अगर ये फॉर्मर सर्वाइवर है, operations are former survivor, or order is in the name of a former, that is order is in the name of A, then it becomes applicable. तो इस बात का ध्यान रखना है, जॉइंट अकाउंट्स में सीधा आंसर नहीं बनता एप्लीकेबल है या नहीं। लेकिन जॉइंटली ऑपरेटेड हो, इधर सर्वाइवर ऑपरेटेड हो, तो दोनों केसेस में नहीं एप्लीकेबल। फॉर्मर सर्वाइवर हो तो एप्लीकेबल है। सच गार्निशी ऑर्डर स्पेसिफाइंग ओनली वन ऑफ द जॉइंट अकाउंट होल्डर डज नॉट बाइंड अदर जॉइंट होल्डर्स एंड कोर्ट मस्ट बी अप्रोच्ड बिफोर विड्रॉल ऑफ सच ऑर्डर। तो इस प्रकार के ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए कोर्ट को कस्टमर को अप्रोच करना होगा। इफ अमाउंट इज पेबल टू फॉर्मर और सर्वाइवर, तो जैसा मैंने कहा, अगर ये अमाउंट पेएबल टू है फॉर्मर सर्वाइवर, इट कैन बी अटैच्ड इवन द ऑर्डर इज इन द नेम ऑफ फॉर्मर ओनली। तो अगर ऑर्डर फॉर्मर के नाम से है, जैसे हमारी एग्जाम्पल में ए एंड बी में से ए के नाम से ये ऑर्डर है, दिस इज बिकॉज मनी इज are due debt due and accruing to farmer in his lifetime, क्योंकि इन अकाउंट्स के अंदर जो मनी है वो किसको बिलोंग करता है ऐसा माना जाएगा, फार्मर को वो बिलोंग करता है इन द लाइफ टाइम, और सर्वाइवर को वो बिलोंग करता है आफ्टर डेथ ऑफ द फार्मर। तो इसीलिए इन जॉइंट अकाउंट्स में ये इंपॉर्टेंट फंडा है। If order specify all the joint account holders, such order will attach not only balance in the joint account but also balance in individual account of joint account holders. अगर इस ऑर्डर में एक से ज्यादा अकाउंट होल्डर का नाम लिखा है, तो नॉट ओनली के वो ऑर्डर उनके जॉइंट अकाउंट के बैलेंसेस को अटैच करेगा, लेकिन उनके जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं उनको भी वो अटैच करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी
ए एंड बी इन दो नाम से ये ऑर्डर आया। ए एंड बी का जॉइंट अकाउंट है, ए का सिंगल नेम अकाउंट है, बी का अकाउंट बी एंड सी के साथ है। तो ये ऑर्डर इस केस में एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका इंडिविजुअल अकाउंट है, इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। इस अकाउंट में ये एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज हियर द पार्टीज आर नॉट सेम, पार्टीज आर डिफरेंट। तो आई एम श्योर जॉइंट अकाउंट्स को लेकर के आपका हर एक जो कंफ्यूजन है वो हर तरह से रिमूव हो चुका होगा। तो अगर ऐसा है तो ज़रा थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए। सो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कमेंट लिख दीजिए दैट जॉइंट अकाउंट्स गार्निश ऑर्डर रिलेशनशिप इज वेरी वेरी क्लियर नाउ। कर दीजिए मेंशन ज़रा। अब हम चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर, ट्रस्ट अकाउंट। तो ट्रस्ट अकाउंट और गार्निश ऑर्डर आपस में रिलेशनशिप किस तरह का बनता है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन ए ट्रस्ट अकाउंट कैन नॉट बी अटैच्ड इफ द जजमेंट डेटर हैज डिपॉजिटेड द मनी एज ए ट्रस्टी। सो अगर ट्रस्ट अकाउंट के अंदर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और ऑर्डर ट्रस्टी के नाम से है, तो अमाउंट इन द ट्रस्ट अकाउंट कैन नॉट बी अटैच्ड। सो ट्रस्टी एंड ट्रस्ट, ट्रस्ट के नाम से ऑर्डर है तो ट्रस्टी का अकाउंट अटैचेबल नहीं है। ट्रस्टी के नाम से ऑर्डर है तो ट्रस्ट का अकाउंट अटैचेबल नहीं है। So this is like this. Partnership accounts. Personal account of partner can be attached for firm's debit because partners are jointly and severally liable for the firm's debt. Firm's account cannot be attached for individual debt of the partner. तो इसको भी ठीक से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। So we have partners. We have a partnership. Order issued on the partnership firm इन दोनों अकाउंट्स को अटैच करेगा, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट को भी अटैच करेगा। ऑर्डर इन द नेम ऑफ P1 पार्टनर 1 केवल इसके पर्सनल अकाउंट को अटैच करेगा, इस अकाउंट को अटैच नहीं करेगा। इसी प्रकार से ऑर्डर इन द नेम ऑफ P2 इसके पर्सनल अकाउंट को अटैच करेगा, पार्टनरशिप के अकाउंट को अटैच नहीं करेगा। लिक्विडेटर। सो लिक्विडेटर होते हैं जिनको कोर्ट अपॉइंट करते हैं फॉर लिक्विडेटिंग द कंपनी, कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए। व्हेन ए कंपनी इज द जजमेंट डेटर, अगर कंपनी ही जजमेंट डेटर है, an order attaching accounts of liquidator cannot be passed because money does not belong to the company but to the liquidator. So let us say liquidator has a personal account and company it has a loan account and what not. तो अगर ऑर्डर कंपनी के नाम से है तो कंपनी के अकाउंट को ही अटैच किया जा सकता है, लिक्विडेटर के अकाउंट को अटैच नहीं किया जा सकता। इसी तरह से ही अगर लिक्विडेटर के नाम से ऑर्डर है तो कंपनी के अकाउंट को अटैच नहीं किया जा सकता बिकॉज दोनों ही इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं। नो इनएक्यूरेट नेम, अगर ऑर्डर के अंदर नेम प्रॉपर नहीं लिखा है, when garnish order does not name the customer correctly or with sufficient accuracy to enable bank to identify the account in its books, bank is not bound to act upon it and is not responsible for passing checks till order is amended. तो अगर ऑर्डर में लिखा हुआ नाम
करेक्ट नहीं है या सफिशिएंट एक्यूरेसी के साथ नहीं है। In that case, it becomes difficult for the bank to identify the account in its books. तो उस केस में बैंक इज नॉट बाउंड बाय दैट ऑर्डर। तो अटैच करे बैंक तो ये बैंक के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। और अगर उस पीरियड में बैंक चेक पास करता है तो बैंक विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग दोस चेक्स जब तक उस ऑर्डर को अमेंड नहीं किया जाता। Now, multiple accounts. So, what is the position in multiple accounts? In case where a customer is having more than one account in bank branch, where one is in a debit and other is in credit, the net result of credit can be attached. So, अगर किसी कस्टमर के मल्टीपल अकाउंट्स हैं, let us say customer has a saving bank account, कस्टमर हैज ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो सेविंग बैंक अकाउंट में फुल बैलेंस को अटैच नहीं किया जा सकता। सो इट कैन बी अटैच्ड ओनली इफ सेविंग बैंक अकाउंट बैलेंस इज मोर देन ओवरड्राफ्ट। तो जो एक्सेस बैलेंस है मोर देन ओवरड्राफ्ट, तो ओनली दैट बैलेंस इन द सेविंग बैंक अकाउंट कैन बी अटैच्ड। So if customer has multiple accounts, in that case where one account is in a debit and other account is in credit, तो the जो net result है अगर वो credit में है only that can be attached. Contingent liabilities, तो इन केसेस में इस ऑर्डर की क्या एप्लीकेशन है? Bank cannot appropriate credit balance towards contingent liability of the customer when garnishee order is served. अगर कोई contingent liability है, वो liability अभी crystallize नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने बैंक गारंटी इशू की है, लेकिन बैंक गारंटी को इन्वोक नहीं किया बेनिफिशियरी ने, तो इन दैट केस अभी उस बैंक गारंटी के ऊपर बैंक की केवल कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो जब तक कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो गार्निशी ऑर्डर कंटिंजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड क्रेडिट बैलेंस के ऊपर एप्लीकेबल बन जाता है, क्योंकि बैंक उस बैलेंस को एप्रोप्रिएट नहीं कर सकता जब तक वो कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रिस्टलाइज नहीं होती। तो ये हो गए हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू गार्निशी ऑर्डर। नो, एक बात और बच गई, बैलेंस आउट ऑफ इंडिया। अगर किसी कस्टमर का अकाउंट आउटसाइड इंडिया है उसी बैंक के अंदर, तो बैलेंस विच इज इन दैट कंट्री, तो वो बैलेंस भी अटैच नहीं होगा, बिकॉज कोर्ट का जो जूरिसडिक्शन है वो विद इन इंडिया है। सो कोर्ट का जूरिसडिक्शन आउटसाइड इंडिया ना होने के कारण so this balance cannot be attached. चलिए अब हम गार्निशी ऑर्डर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर इन क्वेश्चंस को आप आसानी से आंसर कर पाएंगे जब आपने गार्निशी ऑर्डर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। तो ये पहला क्वेश्चन है, गार्निशी ऑर्डर इज इशूड अंडर विच रूल, अंडर विच ऑर्डर ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। हमने बताना है रूल का नंबर और ऑर्डर का नंबर। रूल 46 ऑर्डर 21, रूल 21 ऑर्डर 46, रूल 21 ऑर्डर 21, रूल 46 ऑर्डर 46। तो कौन सा आंसर आपको लगता है कि करेक्ट आंसर है? यस, आप चाहें अपनी कॉपी को भी रेफर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट रिकॉर्डेड वर्जन को वॉच कर रहे हैं वो आंसर अपनी केवल कॉपी में लिख लेंगे। तो आंसर है हमारा ए, रूल 46 ऑर्डर 21। हु ऑब्टेन्स गार्निशी ऑर्डर? गार्निशी ऑर्डर कौन लेकर के आता है? जजमेंट डेटर लेके आता है, बैंक मैनेजर लेके आता है, जजमेंट क्रेडिटर लेके आता है, कोर्ट क्लर्क लेकर के आता है। सो हु ऑब्टेन्स गार्निशी ऑर्डर?
गार्निशी ऑर्डर कौन ऑब्टेन करता है? जजमेंट डेटर, बैंक मैनेजर, जजमेंट क्रेडिटर या कोर्ट क्लार्क? तो इट इज डन बाय जजमेंट क्रेडिटर। ऑन हुज बैंक अकाउंट गार्निशी ऑर्डर इज सर्व्ड? किसके बैंक अकाउंट के ऊपर गार्निशी ऑर्डर को सर्व किया जाता है? बैंक मैनेजर, जजमेंट डेटर, जजमेंट क्रेडिटर या कोर्ट क्लार्क? सो किसके अकाउंट के ऊपर गार्निशी ऑर्डर को सर्व किया जाता है? सो हु सर्व्स? तो इट इज सर्व्ड ऑन अकाउंट ऑफ जजमेंट डेटर। सो कोर्ट ने जिससे पैसा रिकवर करना है, जिसका अकाउंट बैंक के साथ है, उसके अकाउंट के ऊपर ये ऑर्डर सर्व होता है। इन गार्निशी ऑर्डर बैंक इज कॉल्ड? तो गार्निशी ऑर्डर में बैंक को क्या कहेंगे? गार्निशी कहेंगे, डेटर्स बैंक कहेंगे, क्रेडिटर्स बैंक कहेंगे या पेइज बैंक कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, what shall be the answer? सो क्वाइट इजी आंसर है क्वेश्चन का। तो आंसर इज गार्निशी। तो बैंक को कहेंगे गार्निशी। अब ये तीन पार्टीज, गार्निशी मीन्स जिसके पास वो पैसा पड़ा है, जैसे बैंक के पास उसका पैसा पड़ा है। डेटर्स बैंक, सो डेटर्स बैंक तो मीन्स जजमेंट डेटर्स बैंक। तो डेटर, जजमेंट डेटर हो गया हमारा कस्टमर। और क्रेडिटर्स बैंक मीन्स जजमेंट क्रेडिटर्स बैंक, वो पर्सन जिसने जजमेंट डेटर से पैसा रिकवर करना है। इफ अमाउंट इन गार्निशी ऑर्डर इज नॉट मेंशन्ड, व्हाट टू डू विद द ऑर्डर? अगर गार्निशी ऑर्डर के अंदर अमाउंट मेंशन ना हो तो हम उस ऑर्डर के साथ क्या करें? रिटर्न टू सेंडर, होल्ड फॉर 24 आवर्स, रिलीज द ऑर्डर या एंटायर बैलेंस विल बी अटैच्ड? तो उस केस में व्हाट विल हैपन? उस ऑर्डर के ऊपर हम क्या एक्शन इनिशिएट करेंगे? सो एंटायर बैलेंस विल बी अटैच्ड। तो उस केस में जितना भी बैलेंस अकाउंट में है तो दैट विल बी अटैच्ड। If check is to be returned due to garnishi order, what reason to be mentioned? चेक रिटर्निंग मेमो में हम किस रीजन को मेंशन करेंगे अगर हमें चेक रिटर्न करना पड़ता है? बिकॉज देर इज गार्निशी ऑर्डर, रेफर टू ड्रॉयर, इनसफिशिएंट बैलेंस, फोर्जरी डिटेक्टेड, अकाउंट क्लोज्ड। So which of the following reasons will be mentioned in the returning memo? Question number 6, what will be our answer? So question number 6 के लिए हमारा आंसर होगा रेफर टू ड्रॉयर। तो हमने जो मीमो लगानी है इनमें वो रेफर टू ड्रॉयर मीमो लगेगा। ऑर्डर रिसीव्ड एट 11:55 AM, balance was 23,490 at that time. Day end balance is 54,890. Amount of order is 35,670. How much amount is attached? कितना अमाउंट अटैच होगा? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। ऑर्डर रिसीव हुआ एट 11:55 AM, उस समय बैलेंस था 23,490। डे एंड बैलेंस काफी ज्यादा है, ऑर्डर का अमाउंट इन बिटवीन है। तो कितने अमाउंट के लिए ये ऑर्डर बैलेंस को अटैच करेगा? रूल को माइंड में रखिए और आंसर दे दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो रूल आपको समझाया गया है, जो रूल आपको बताया गया है, वो आंसर प्रोवाइड कर दीजिए। सो गार्निशी ऑर्डर के केस में अमाउंट विच इज अवेलेबल एट द टाइम व्हेन ऑर्डर इज रिसीव्ड, सो दैट बिकम्स अटैचेबल।
सो दिस मीन ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा. सो दिस बैलेंस विल बी अटैचेबल. Which order as part of Garnishi order seeks the explanation of the bank why balance in the account of judgment debtor with the bank should not be attached and utilized towards settlement of the dues to the judgment creditor. क्वेश्चन को केयरफुली अंडरस्टैंड करना है. गार्निशी ऑर्डर के अंदर वो कौन सा ऑर्डर है जो बैंक से एक्सप्लेनेशन सीख करता है कि जजमेंट डेटर के अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा है उसको क्यों अटैच ना किया जाए और उसे क्यों यूटिलाइज ना किया जाए फॉर पेमेंट ऑफ जजमेंट क्रेडिटर्स अमाउंट. सो ये है अटैचमेंट इंक्वायरी ऑर्डर, ये है एब्सोल्यूट ऑर्डर, ये है निसी नोटिस या ये है ऑर्डर निसी. क्वेश्चन नंबर 8 आंसर क्या बनेगा? हमने बताना है ये कौन सा ऑर्डर है जो गार्निशी ऑर्डर का पार्ट होता है. सो दिस इज ऑर्डर निसी. इसको हम कहते हैं ऑर्डर निसी. ऑर्डर एब्सोल्यूट इज एन ऑर्डर अंडर विच व्हाट एक्शन इज टू बी टेकन बाय द बैंक. जो ऑर्डर एब्सोल्यूट है उस ऑर्डर के अंदर किस प्रकार का एक्शन बैंक ने इनिशिएट करना है. अकाउंट क्लोजर का, अमाउंट रिमिटेड एज डायरेक्टेड बाय कोर्ट, फ्रीज द अकाउंट और बैंक फाइल्स ए केस. सो ऑर्डर एब्सोल्यूट, what action is required by the bank on receipt of order absolute. Question number 9. What shall be the answer for question number 9? For question number 9, order absolute में लिखा है कि जो अमाउंट बैंक एक्सेप्ट कर चुका है फॉर अटैचमेंट तो वो अमाउंट रिमिट कर दिया जाए. तो यहां पे हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा बी. लेट अस नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Z is executor of a trust. In another case, he is appointed receiver of a current account. He also has a personal saving bank account. If garnishi order is received, which account will be attached? सो देखिए उसके 3 अकाउंट है. एक ट्रस्ट में वो एग्जीक्यूटर है, एक दूसरे अकाउंट के अंदर वो रिसीवर अपॉइंटेड है, करंट अकाउंट है वो. ये दोनों ही अकाउंट किसी और के हैं. तीसरा उसका पर्सनल सेविंग बैंक अकाउंट है. अगर गार्निशी ऑर्डर उसके नाम से आता है तो कौन सा अकाउंट इसमें अटैच्ड है? ट्रस्ट अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या ऑल अकाउंट्स आर अटैचेबल. तो कौन कौन से अकाउंट्स अटैचेबल हैं ये आंसर हमने प्रोवाइड करना है. सो ट्रस्ट अकाउंट थर्ड पार्टी अकाउंट है, इट कैन नॉट बी. करंट अकाउंट अगेन वहां पे वो रिसीवर है, सो ये भी थर्ड पार्टी अकाउंट है, इट कैन नॉट बी. सो ऑल अकाउंट्स आउट है. ओनली सेविंग बैंक अकाउंट कैन बी अटैच्ड. केवल सेविंग बैंक अकाउंट को अटैच किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन केस ऑफ कैश पेमेंट ऑफ चेक, if order is received after debit to the account but before payment of cash, what course would be adopted by bank? कैश पेमेंट के लिए एक चेक प्रेजेंट हुआ, उसको डेबिट कर दिया है अकाउंट में, लेकिन कैश पेमेंट अभी नहीं हुआ है. तो इन दिस केस व्हाट एक्शन वुड बैंक अंडरटेक? तो बैंक कौन सा एक्शन इसमें अंडरटेक करेगा? पेमेंट शैल बी मेड विदाउट एनी डिले, पेमेंट शैल बी डिलेड अंटिल नेक्स्ट वर्किंग डे, पेमेंट शैल बी रिफ्यूज्ड, पेमेंट शैल बी प्रोसेस्ड विद ए पेनल्टी. तो इस केस में व्हाट विल बी डन? अभी पेमेंट नहीं किया है तो व्हाट एक्शन द बैंक विल अंडरटेक? क्या बैंक एक्शन अंडरटेक करेगा? तो पेमेंट विल बी रिफ्यूज्ड.
उस चेक की जो डेबिट है उसको कैंसिल किया जाएगा एंड पेमेंट विल नॉट बी मेड। इन केस ऑफ चेक रिसीव्ड इन क्लियरिंग, इफ ऑर्डर इज रिसीव्ड बिफोर स्टिपुलेटेड रिटर्निंग टाइम ऑफ क्लियरिंग, हाउ टू डील विद द चेक। अगर चेक हमें क्लियरिंग में रिसीव हुआ है और ऑर्डर हमें रिसीव हो चुका है रिटर्निंग टाइम से पहले, तो उस केस में चेक के साथ कैसे डील करना है, हाउ टू डील विद दैट चेक। चेक मस्ट बी ऑनर्ड विदाउट एनी डिले, चेक मस्ट बी रिटर्न्ड, चेक मस्ट बी हेल्ड फॉर फर्दर वेरिफिकेशन, चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड टू अनदर क्लियरिंग हाउस। सो व्हाट विल बी डन, तो इस केस में क्या किया जाएगा। सो इस केस में भी इस चेक को रिटर्न करना होगा because it has been received before stipulated returning time। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को कवर करने से पहले दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। क्या आप अपना प्रेपरेशन IIBF बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आप इन बुक्स को बार बार पढ़ते हो, इसको ऐसे लिखा गया, इतना डिटेल में लिखा गया कि आपको बहुत सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर भूल जाते हैं, इसलिए उनको बार बार पढ़ना पड़ता है, जिससे आपका टाइम भी बहुत सारा कंज्यूम होता है। बुक के अंदर क्वेश्चंस दिए हैं हर चैप्टर के एंड के ऊपर, बट दे आर नॉट एनफ टू डू प्रॉपर प्रैक्टिस। तो इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो इनका सॉल्यूशन क्या है। हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन को अगर आप यूज़ करते हैं, तो इन वीडियो लेसन में जो हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन करते हैं, जिसको आप आसानी से अंडरस्टैंड कर जाते हो और बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हो, जिससे आपके ये दोनों इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं और इससे आप पूरे सिलेबस को भी ऑलमोस्ट आप कवर कर पाते हो। प्रैक्टिस के लिए हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत सारे, तो उनको जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, एडिक्वेट प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। एग्ज़ाम में जस्ट पास जा करके अगर आप हमारे मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चन को यूज़ करते हैं तो उसका भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। ये सब कुछ अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर, तो हमारी ऐप को यूज़ करें एंड इसका बेनिफिट लें। हमारा ऐप के थ्रू लें या हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलें अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स प्रायोरिटी, गार्निश ऑर्डर, अटैचमेंट और ऑर्डर या राइट ऑफ सेट ऑफ। अगर हम तीनों को कंपेयर करते हैं तो प्रायोरिटी किस में अवेलेबल रहता है, गार्निशी ऑर्डर में, अटैचमेंट ऑर्डर में, राइट ऑफ सेट ऑफ में, या गार्निशी ऑर्डर अटैचमेंट ऑर्डर दोनों के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बनता है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, सो आंसर हियर इज राइट ऑफ सेट ऑफ। तो तीनों के अंदर जो प्रायोरिटी है वो राइट ऑफ सेट ऑफ की है। सो पहले राइट ऑफ सेट ऑफ, उसके बाद अटैचमेंट ऑर्डर और उसके बाद अवेलेबल होता है पैसा गार्निशी ऑर्डर के लिए। सो दिस इज द प्रायोरिटी। ओवरड्राफ्ट लिमिट इज ₹10 lakh, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज ₹640, गार्निशी ऑर्डर रिसीव्ड फॉर ₹230 lakh। हाउ मच अमाउंट बैंक विल पे अकॉर्डिंग टू कोर्ट डायरेक्शन। ओवरड्राफ्ट का लिमिट 10 लाख का है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 640 का है, इट मीन 3,60,000। सो दिस इज विड्रॉलेबल अमाउंट। गार्निशी ऑर्डर का अमाउंट केवल 230 का है, तो कितना अमाउंट बैंक पे करेगा कोर्ट डायरेक्शन के मुताबिक, 230 पे कर देगा बैंक, 360 पे करेगा बैंक, नील पे करेगा बैंक बिकॉज ऑर्डर अटैच नहीं करता है लोन अकाउंट को, 640 बैंक पे करेगा। सो व्हाट विल बी आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14।
तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए? सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बनता है सी। सो कोई अमाउंट पे नहीं होगा बिकॉज ऑर्डर लोन अकाउंट को अटैच नहीं करता। लोन अकाउंट का पैसा कस्टमर का पैसा नहीं है, तो इसीलिए वो इसको अटैच नहीं करेगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। तो वहां पे टाइप कर देना, वहीं पे हम उसको सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप हमें मेल कर सकते हैं, तो सूटेबली आंसर करके हम आपको हेल्प करेंगे। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल नहीं लगा तो डिसलाइक इस वीडियो को ज़रूर करके जाना, लेकिन अगर ये यूजफुल लगा है तो फिर इसे लाइक करने में संकोच ना करें, बिकॉज आपका लाइक करना मीन्स यूट्यूब उस सेशन को और बहुत सारे स्टूडेंट को दिखा करके उनकी हेल्प करता है। तो आपका लाइक करना केवल लाइक करना नहीं है, इससे बहुत सारे और स्टूडेंट्स की यूट्यूब हेल्प करता है। इस सेशन को अगर आपने शेयर किया तो आपके दूसरे फ्रेंड्स कोलीग्स वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वो भी बेल आइकन के साथ, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम अवेलेबल रहें। एंड फाइनली फ्रेंड्स, अब हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।